आदाब दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं के4 न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक एक्सपर्ट हैं, मुंबई हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट हैं मिस्टर सलमान साहब, जिनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि साइबर क्राइम क्या होता है और इन साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। बिना ताखिर के हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे के4 न्यूज चैनल में इस्तकबाल, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आप हमारे ऑफिस पे आए, बहुत खुशी हुआ। और आप उस जगह से आते हैं जहाँ जिस मिट्टी से मैं आता हूँ उस मिट्टी से आप भी आते हैं, बिहार की पावन धरती से। बेसिकली मैं बिहार के मधुबनी जिला विधानसभा क्षेत्र हरलाखी और ब्लॉक मधवापुर, पंचायत बिशनपुर, गांव त्रिमहान घाट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलमान फैज़ है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सुहेल शेख है। शुरू से ही बचपन से अब्बा ने बेसिक तालीम अब्बा ने मुंबई में ही कराई और हम लोग शुरू से बचपन से ही मुंबई में रहे। हमें बहुत खुशी होती है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बहुत गर्व होता है कि हम बिहार से हैं। हम पहले बिहार से हैं और हम बिहार से आते हैं। और थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये जानना चाहूंगा कि साइबर क्राइम क्या होता है और यह किन किन तरीकों से होता है और इनसे बचने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या लोग क्या कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा चला हुआ इशू है, क्योंकि आज के टाइम में एक गरीब तबके के जो लोग हैं उनका कोई लेना देना नहीं रहता साइबर फ्रॉड से, फिर भी उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। उनके अकाउंट में कुछ ऑनलाइन अमाउंट आते हैं जो इनके बगैर एक्सेप्टेंस या बगैर ऐसी चीज़ों को बताए हुए इनके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। बगैर इन्फॉर्मेशन दिए हुए इनके अकाउंट में कब पैसे आए और कब चले गए इनको पता भी नहीं चलता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जो विक्टिम्स रहते हैं केस करते हैं और जब इनका अकाउंट फ्रीज किया जाता है, इनके अकाउंट का डेबिटेड बंद किया जाता है, तब इनको पता चलता है कि हमारे अकाउंट में साइबर फ्रॉड हुआ है। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी स्कैम और यूपीआई आईडी फ्रॉड मामले बढ़ रहे हैं। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, अगला स्टेप वो क्या ले। सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1930 का एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जिस पर आप कंप्लेन अपनी लॉन्च कर सकते हैं। और जब कंप्लेन आप करेंगे तो आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा और जो आपके साथ घटनाएं घटी है उसकी जांच होगी उनकी कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ, आपका पैसा कहाँ और कौन सा अकाउंट में गया है। तो आपको 1930 पर कॉल करके कंप्लेन लॉन्च करना है। जी, अगर किसी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए पैसे कट जाए, है ना, तो क्या वो पैसा वापस मिल सकता है? इनके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? सबसे पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया एक छोटी प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। अभी रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास। एक लड़का अपने बिहार से ही था, उसकी बहन की शादी थी, उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए थे। सुबह वो बेचारा काम पर गया और शाम को आया तो पता चला उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए गुल हो गए, चले गए और उसको पता भी नहीं चला कैसे गए, कहाँ गए। लेकिन उसके अकाउंट से जो पैसे गए तो वो एक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए, बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। तो बहुत सारे अकाउंट में जब ट्रांसफर किया गया तो वो कंफ्यूज हो गया, वो भागते भागते पुलिस स्टेशन गया, कुछ पुलिस वाले ने सुनवाई नहीं किया। तो फिर उसके बाद, क्योंकि साइबर फ्रॉड के बारे में तो आज ऐसा है कि बहुत सारे पुलिस वाले को भी आइडिया नहीं है, गाइडलाइन उनको पता नहीं कैसे क्या काम करना है। तो फिर वो मेरे पास आया, तो फिर मैंने 1930 पर कॉल करके कंप्लेन लॉन्च किया। फिर वो कंप्लेन ट्रांसफर किया गया नियर बाय पुलिस स्टेशन के अंदर और फिर उसके बाद उसमें जांच की गई तो पता चला कि भाई ये इनके 1 लाख रुपए एक अकाउंट में नहीं गए, कम से कम वो 100 अकाउंट में वो 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो। तो पेमेंट आपको रिटर्न मिलता है लेकिन उसका प्रोसीजर कम से कम 1.5 साल चले जाता है। मतलब बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, टाइम जाता है इसके अंदर, लेकिन पेमेंट आपका आता है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार लोगों के फेक फेसबुक अकाउंट, कभी फेक इंस्टा अकाउंट बना दिए जाते हैं। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, कैसे इन चीजों से वो बच सकते हैं? ऐसे ही अभी रिसेंटली एक हरियाणा का केस था जिसमें एक स्टूडेंट जो था उसको पीड़ित किया गया फेक अकाउंट से। मतलब उनको हरेस किया गया फेक अकाउंट से, उनके कुछ पर्सनल फोटोज थे, पर्सनल वीडियोस थे, उनको ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं आपका फोटो वीडियोस आपके दोस्तों को शेयर कर दूंगा, ऐसा वैसा ये वो।
तो उसके लिए भी आपको कंप्लेन करना पड़ता है पुलिस स्टेशन में जाकर। आपको डरना नहीं है कि अगर आपके कुछ पर्सनल चीजें हैं या जो भी है, आपको हिम्मत से काम लेना है। आपको किसी भी नियर बाय एडवोकेट से सजेशन लेना है। ये सब आईटी एक्ट के अंदर आता है। जो आईटी एक्ट आपके लिए हेल्पफुल रहता है, उस आईटी एक्ट के अंदर आपको कंप्लेन लॉन्च करना पड़ता है आपके पुलिस स्टेशन में जाकर। जी। अगर किसी व्यक्ति का फोटो या वीडियोस गलत इस्तेमाल करके इंटरनेट पर डाल दिया जाए, तो ऐसे में कानून उस पर क्या कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए प्रशासन या कानून क्या एक्शन ले सकता है? सबसे पहली चीज तो आपको तो डरना नहीं है। बेसिकली होता है कैसा है कि अगर हमारी कोई फोटोज या वीडियो अगर किसी के पास रहती है तो लोगों के अंदर एक डर रहता है कि यार अगर मेरा ये फोटो वीडियोस किसी के पास जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। आपको ये डर आपके दिल के अंदर रखना नहीं है, क्योंकि ये एक डर आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा अंधेरा हो सकता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको कंप्लेन करना है उसके खिलाफ। आपको जिस फेक अकाउंट से मैसेजेस आ रहे हैं, जिस फेक नंबर से कॉल्स आ रहे हैं, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये चीज आपको डरना नहीं है। आपको कंप्लेन लॉन्च करना है और तुरंत इस पे कार्रवाई होती है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपको किसी नियर बाय एडवोकेट से सजेशन लेके ऊपर लेवल पे कंप्लेन करना चाहिए। फाइनली हम लास्ट में आपसे ये चीज जानना चाहेंगे कि आज के डिजिटल दौर में साइबर क्राइम से बचने के लिए लोग को कौन सी ऐसी 3 बातें बताएंगे जो सावधानियां इनको बरतनी चाहिए, ताकि उनका डिवाइस हो या ताकि उनकी पर्सनल चीजें जो हैक ना हो सके? सबसे पहली चीजें जो आती है आज के टाइम में साइबर फ्रॉड में बचने के लिए, आपको ऑनलाइन गेमिंग से आपको दूर रहना है। पहली थिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहना है। सेकेंड थिंग, आपको अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, आपके अपने आधार कार्ड को शेयर नहीं करना है। थर्ड थिंग कि आपका जो भी डिटेल्स वगैरह है, लाइक आपका कुछ भी बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि अगर फोन कर रहा है कि भाई आपका डेबिट कार्ड खत्म होने वाला है या आपका कुछ री इशू करना है, तो आपको उसको डिटेल्स शेयर नहीं करना है। आपको आपके अपने बैंक में जाना है और अपने बैंक से एक बार कंफर्म करना है, तो जाके आपके साथ गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन मुझे अचानक से अभी याद आ गया कि हम एक हर नागरिक जो है वो ज्यादातर जिनको भी पेमेंट करना होता है यूपीआई का इस्तेमाल करके स्कैनर पे पे करते हैं। और अब देख रहे हैं स्कैनर के टाइम में तो व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, स्कैनर के थ्रू कई सारी जगहों पे जा सकते हैं आप। तो ऐसे में फिर लोग कैसे बचेंगे कि ये वाला पेमेंट के लिए स्कैनर कर रहा हूँ या किसी और चीजों का है या फिर कोई डार्क वेब का है या कोई गलत जगह तो नहीं जा रहा है? क्योंकि अभी फिर एआई का भी टाइम आ गया है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जा रही है और जो पता ही नहीं चलता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी काम किया है। जैसे हम और आप किसी भी स्टोर पे अगर जाते हैं तो हमें स्कैनर मिलता है कि आप इस पे स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको पेमेंट करना था 30 रुपए, आपके अकाउंट से 30,000 चले गए, लाख रुपए चले गए, ये सब ऑनलाइन फ्रॉड में ही आता है। तो बेसिकली उसके लिए आपको तुरंत कंप्लेन लॉन्च करना है। अगर आप भीम यूज करते हैं या फोन पे यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं, सबका एक अलग अलग लेवल पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, गूगल पे, फोन पे का सबका। तो उस हिसाब से आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंप्लेन तुरंत रजिस्टर कराना है, ना कि आपको सोचना है, ना ही आपको किसी के पास भागने की जरूरत है। बहुत दफा ऐसा भी होता है, आप जान रहे होंगे कि प्रशासन जो है कंप्लेन दर्ज नहीं करती और वो आम लोगों को जिनके पास जानकारी नहीं होती है उन्हें भगा देते हैं या उनका सुनवाई हाल ही नहीं सुनती है। तो वैसे सूरत में एक आम नागरिक का क्या राइट बनता है, वो क्या कर सकता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि पुलिस के पास अगर हम जाते हैं तो बहुत बार वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर लेना नहीं रहता है कि भाई हम एक एफआईआर करेंगे तो फिर हमें एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर यूपीआई से अगर आपका फ्रॉड हुआ है तो यूपीआई के लिए अगर आप गूगल पे, फोन पे, भीम अगर यूज कर रहे हैं तो उनका अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। लेकिन अगर उनपे भी उन लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आपको 1930 पर ही कॉल करके आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, माय प्लेजर। तो नाजरीन, मैंने बातचीत किया एडवोकेट सलमान साहब से। जैसा कि मैंने इनको बताया कि ये सीनियर एडवोकेट हैं और अभी मुंबई हाई कोर्ट में कार्यरत हैं, और मैंने इनसे साइबर क्राइम के विषय में बातचीत किया और लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से आम लोग इन चीजों से बच सकते हैं।
तो हम इसी तरह का अपडेट इन फ्यूचर में लाते भी रहेंगे। अगर आपको हमारा ये कम्युनिकेशन, हमारा ये कन्वर्जेशन अच्छा लगा हो तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और मुझे साथ ही कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमें किन टॉपिक पे बनाना चाहिए। आप भी किसी तरह का कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, ताकि हम अपने डॉक्टर साहब से भी बातचीत करके या आपसे पर्सनल बातचीत करवा के इस केस को हम शॉर्ट लिस्ट कर सके। तो आप हमारे K4E न्यूज के प्रयास का हिस्सा बने और आप मुझे हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।